मिर्जापुर वेब सीरीज के 3rd सीजन के पहले 5 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे। जिन जिन भाइयों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले जाकर उसे देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। सो बिना समय गवाए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं शरद शुक्ला के आदमी एक ट्रक में माल लोड कर रहे थे, तभी वहाँ गुड्डू के आदमी आ जाते हैं और उनको मारकर उनकी गाड़ी में आग लगा देते हैं। फिर जब ये बात शरद शुक्ला को पता चलती है तो वो भी अपने आदमियों को भेजकर उसके कुछ आदमियों को मरवा देता है। फिर शरद शुक्ला का खास आदमी कहता है, गुड्डू भैया को कह देना शरद शुक्ला ने राम राम कहा है। फिर शरद का वो आदमी जब कोठे पर मस्ती करने जाता है तो गुड्डू भी वहाँ माल फूक के आ जाता है। फिर गुड्डू उसको पीने के लिए शराब की बोतल देता है और कहता है इसे पूरी पी जाओ। फिर जैसे ही बोतल खत्म होती है गुड्डू उसे ठोक देता है। फिर वो बस्ती में जाकर शरद के दूसरे आदमी को उसकी फैमिली के सामने ही ठोक देता है। फिर वो उसके बेटे को पास बुलाकर उसका नाम पूछता है। वो लड़का बताता है मुन्ना। फिर गुड्डू कहता है बेटा नाम बदल लो। अपने आदमियों की मौत की खबर सुनकर शरद परेशान हो जाता है। फिर कालीन भैया कहते हैं भस्मासुर की कहानी सुनी है, गुड्डू भस्मासुर है, उत्पात मचाने दो उसे, एक दिन खुद का ही सत्यानाश करेगा और इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। फिर शरद बैठक बुलाने के बारे में पूछता है, लेकिन कालीन भैया कहते हैं इससे तुम हल्के में लिए जाओगे। गुड्डू से तंग आकर जब बाकी के बाहुबली बैठक बुलाए तब दिखाना अपना बड़प्पन। गद्दी का हकदार वो नहीं है जो वायलेंस करता है, बल्कि वो है जो वायलेंस को रोके। फिर शरद कहता है कि आपके होते हुए हम कैसे गद्दी का उत्तरदायित्व ले सकते हैं। कालीन भैया कहते हैं हम गद्दी पर मुन्ना को बिठाना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें बिठाएंगे। तभी गुड्डू के पास मुनव्वर का फोन आता है। वो पूछता है इतना खून खराबा तुम गोलू के लिए कर रहे हो या तुम्हें मजा आ रहा है। गुड्डू कहता है हम इतना सोचते नहीं है मुनव्वर भैया, हम ठोक देते हैं और जब तक हमें गोलू नहीं मिल जाती हम यूं ही ठोकते रहेंगे। ये हमारा पर्सनल मैटर है और हमें ही संभालने दीजिए। मुनव्वर कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि गोलू जौनपुर में है। गुड्डू कहता है सबूत तो आपके पास भी नहीं है कि गोलू जौनपुर में नहीं है, जब सबूत मिल जाए तभी फोन करिएगा। फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि कल बर्फी की डिलीवरी होने वाली है, सभी डीलर्स को मैसेज भेज दो। फिर अगले दिन जब पानी के रास्ते बर्फी नेपाल से भारत आती है तो रास्ते में पुलिस उन्हें घेर लेती है और पुलिस वाले उनकी बोट में जाकर वोट की तलाशी लेते हैं, लेकिन अच्छे से तलाशी लेने के बाद भी उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर प्यारेलाल जोशी कहता है लगता है इन्फॉर्मेशन ही गलत मिली थी। दोस्तों ये न्यूज प्यारेलाल ने ही लीक की थी, क्योंकि प्यारेलाल जोशी वही आदमी है जो रौफ लाला की बेटी को धमका कर आया था कि अगर उसने अपने बाप के धंधे को नहीं संभाला तो वो अफीम का नेटवर्क किसी और को दे देगा। रात को जब गुड्डू रौफ लाला के घर जाता है तो जोशी को देखकर पूछता है ये यहाँ क्यों आया था। फिर शबनम बताती है पुलिस की रेड पड़ी थी, लेकिन जोशी ने पहले ही सारा माल साइड करवा दिया था और अब ये माल लुटाने आया था। गुड्डू कहता है अगली बार हमें नया रूट देखना होगा। फिर शबनम कहती है तुमने उस गोलू के लिए सारा माल दाव पर लगा दिया। फिर गुड्डू कहता है हम उस गोलू के लिए अगली बार फिर से सारा माल दाव पर लगाएंगे। अफीम के धंधे के लिए तुम आई थी मेरे पास, इतनी ही दिक्कत थी तो जौनपुर क्यों नहीं गई। हम अफीम लेकर जा रहे हैं, पैसे भरे हैं हमने, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। फिर अगले दिन सुबह माल डिलीवरी के लिए भिजवा दिया जाता है। उस समय गुड्डू बालकोनी में खड़ा था, तभी उसके पास बीना आती है। इधर उधर की बातें करने के बाद वो गुड्डू पर डोरे डालने की कोशिश करती है, लेकिन गुड्डू इतनी जल्दी जाल में फंसने वाला नहीं था। अब सफलतापूर्वक उसके माल की डिलीवरी हो जाती है। फिर उसी माल में से थोड़ी अफीम लेकर चड्डा शरद शुक्ला के पास जाता है और बताता है कि ये माल तो बहुत ही जबरदस्त है, अगर ये मार्केट में आ गया तो अपना माल बिकना बंद हो जाएगा। फिर शरद कहता है तुम मत बिकने दीजिए इसे, पूर्वांचल में आपका नेटवर्क बहुत पुराना है, फायदा उठाइए उसका। गुड्डू को तोड़ना पड़ेगा, उसके बिखरने का वेट नहीं कर सकते। तभी अगले सीन में हम देखते हैं रहीम रमाकांत को पूरी स्टोरी सुना रहा था कि किस तरह से उसके ऊपर धारा 294 ठोककर उसे अंदर कर दिया गया। वो बताता है पढ़ाई तो मैंने जज बनने की थी, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास वकील हायर करने के भी पैसे नहीं है। तभी वहाँ पर रौफ लाला आ जाता है। फिर वो रहीम को कुछ पैसे देकर कहता है तुम जाकर चाय वाय पियो। फिर वो रमाकांत को कहते हैं मैंने सुना है तुम बहुत सारे कैदियों के लिए अपील फाइल कर चुके हो, हमारी भी कर दो। रमाकांत कहता है सर वो जरूरतमंद थे और आप क्रिमिनल हैं। लाला कहता है क्रिमिनल नहीं, हम व्यापारी हैं। फिर रमाकांत कहता है आप अपना कन्फेशन लिख कर दीजिए और गवाह बन जाइए, हम आपकी सजा कम करवा सकते हैं। दूसरी तरफ आईजी मैडम के पास जाता है और उन्हें एक लिस्ट देकर कहता है ये वे लोग हैं जो तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं लेकिन काम बाहुबलियों के लिए करते हैं। फिर मैडम का पीए उसे जाने के लिए इशारा करता है। अब समस्या ये थी कि इन ऑफिसर्स का ट्रांसफर करने के लिए होम मिनिस्टर की सहमति चाहिए थी। फिर मैडम कहती है कि हमें पुलिस और बाहुबलियों का नेक्सस तोड़ने के लिए ये काम अपने बिहाफ पर ही करना होगा, तत्काल प्रभाव से। अगले सीन में हम देखते हैं गोलू के पापा लखनऊ हेडक्वार्टर में जाकर एक ऑफिसर से मिलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बिटिया गायब है। फिर दूसरा पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारी बिटिया दूसरों को गायब करने वालों में से है, कहीं अंडरग्राउंड छिपी होगी। गोलू के पापा कहते हैं प्लीज सर आप उसका फोन ट्रेस करवा दीजिए। फिर दूसरा पुलिस वाला कहता है आपकी बेटी एक गैंगस्टर है, आप कितना भी सर पटक लीजिए, आपको यहाँ से कोई भी हेल्प मिलने वाली नहीं है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि सीएम ने किया पुलिस महकमे में भारी फेरबदल। प्रदेश के लगभग हर जिले में एसपी बदले गए और इसके अलावा लगभग 150 थाना इंचार्ज और 200 एसआई तक बदल दिए गए। ये सारे फेरबदल होम मिनिस्टर सोलंकी जी से बिना पूछे किए गए थे। फिर वो गुस्से में मैडम के पास जाते हैं। फिर पीए बताता है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है, मैडम का आदेश है लेट आने वाले को अंदर न जाने दिया जाए। फिर सोलंकी उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देता है। फिर वो अंदर जाकर मैडम से पूछता है कि हमारी मिनिस्ट्री का ऑर्डर आप हमसे बिना पूछे कैसे पास कर सकते हैं, अगर आपको यही सब करना है तो हमारी क्या जरूरत। मैडम
मैडम कहती है कोई जरूरत नहीं, आप रिजाइन दे दीजिए। जेबें भरकर सरकार चलाने वालों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, अब या तो आप बैठ जाइए या फिर बाहर चले जाइए। दूसरी तरफ भारत त्यागी एक बंद बड़ी बिल्डिंग में जाता है क्योंकि उसने गोलू को वहाँ पर कैद कर रखा था। गोलू पूछती है मारे काहे नहीं हमें। फिर भरत उसके पेट पर से बैंडेज हटाकर उसके जख्म में उंगली घुसा देता है। फिर गोलू दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। भारत त्यागी को दूसरों को दर्द देने में मजा आता था। फिर जब उसकी वाइफ का फोन आता है तो गोलू हंसने लगती है क्योंकि भरत उसके लिए चाउमीन लेकर आया था और ये बात सिर्फ उसके छोटे भाई को ही पता थी कि गोलू को चाउमीन पसंद है। तभी रात को जब मैडम सो रही थी तो उसके पास उसका पीए आता है। वो मैडम को टीवी में न्यूज दिखाता है जिसमें उनकी ही पार्टी के एक सदस्य की लीक फुटेज चल रही थी कि मैडम का पहला पति बेवड़ा था जिसने मैडम से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन मैडम के पिता ने इस घटना पर लोगों की सहानुभूति ले ली और खुद सीएम बन गए। फिर ओपोजिशन लीडर कुशवाहा जी सीबीआई की निष्पक्ष जांच की डिमांड करते हैं। फिर मैडम अपने पीए को कहती है जरीना को बुलाओ, उसका प्रमोशन का टाइम आ गया है। जरीना पहले नचनिया हुआ करती थी जो बाद में पार्टी की कार्यकर्ता बन गई। वो जिस गांव में भी भाषण देने के लिए जाती थी वहाँ के लोग उनसे बस एक ही डिमांड किया करते थे और वो थी नाचने की। फिर जरीना 2-4 लटके झटके लगाकर भीड़ को अपनी साइड कर लेती थी। फिर जब वो एक जगह पर अपना जलवा दिखा रही थी तब उसके पास मैडम की कॉल आती है और मैडम उसे मिलने के लिए अपने पास बुलाती है। फिर वो लखनऊ जाती है मैडम से मिलने के लिए और मैडम से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर मैडम उसे कहती है कि चाचा जी अभी भी किसी बिल में छुपे हुए हैं, जाकर उनको बिल से निकालिए। जरीना कहती है मैडम आप हमसे कुछ भी करवा लीजिए पर ये काम मत करवाइए। फिर मैडम कहती है अगर आप हमारा ये काम करेंगी तो हम आपको परमानेंट लखनऊ में जमा कर रखेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं ओपोजिशन पार्टी लीडर कुशवाहा जी वाराणसी जाते हैं। फिर वो सीएम मैडम के चाचा जी जेपी यादव से मिलते हैं। कुशवाहा कहते हैं वीडियो ने धमाल मचा रखा है, पार्टी के सभी एमएलए को दस्त लग गए हैं। अब कुछ एमएलए तो हमारी साइड आना चाहते हैं लेकिन कुछ अभी भी माधुरी का ही साथ देना चाहते हैं। फिर वो जेपी से पूछते हैं ये कौन है। जेपी कहते हैं इसका नाम गुनगुन है। फिर कुशवाहा पूछते हैं गुनगुन क्या करते हो तुम। गुनगुन कहता है मैं कभी मना नहीं करता। अगले दिन जेल से कुछ कैदी रिहा किए जाने थे, वो कैदी जिनकी अपील रमाकांत पंडित ने डाली थी। फिर रोबिन जो कि रमाकांत पंडित से मिलने गया था पुलिस वाले से पूछता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर पुलिस वाले बताते हैं कि कैदियों की रिहाई की खुशी में एक छोटा सा जलसा रखा गया है, जैसे ही खत्म होगा सभी बाहर आ जाएंगे। उस समय जेल के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था जिसमें नाच गाना हो रहा था। फिर अलग अलग कैदी अपनी अलग अलग कला दिखाते हैं। अब ऐसे में कविराज रहीम को कैसे भूल सकते थे। वो भी स्टेज पर जाकर जबरदस्त कविता सुनाते हैं जिसको सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और तालियां पीटने लगते हैं। अब ये कविता क्या थी ये आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर सुन सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर रहीम की कविता से खुश होकर रोफ लाला उनको इनाम देते हैं और कहते हैं अपनी कलम का इस्तेमाल हमेशा ऐसे ही करते रहना, एक दिन आप बहुत बड़े कलाकार बनेंगे। फिर जब लाला वहाँ से जाने लगता है तो रहीम अपनी कलम से उसके गले पर कई बार वार करता है और उसे मार देता है। ये देख किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अचानक से ये क्या हो गया। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और हालात बदल गए। फिर कविराज रहीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये काम उससे किसने करवाया था। 7th एपिसोड में हम देखते हैं भारत त्यागी फिर से गोलू के पास जाता है। फिर वो गोलू के सामने खाने का सामान रखता है और खुद भी उसके सामने ही बैठ जाता है। गोलू पूछती है कुछ तो सोचा ही होगा तुमने जो हमें अब तक जिंदा रखे हैं। भरत कहता है मारेंगे, क्यों चिंता करती हो, लेकिन पहले तड़पाएंगे। फिर वो गोलू का गला पकड़ लेता है। गोलू कहती है तुम सही कह रहे थे, हमने तुम्हारे छोटे भाई का यूज किया था, वो हमेशा हड़बड़ाहट में ही रहता था, लेकिन तुम वैसे नहीं हो शत्रुघ्न। फिर भरत उसकी बातों में बहक जाता है लेकिन जल्दी ही होश में आ जाता है। फिर गोलू कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारा मन हमें मारने का नहीं बल्कि हमारे साथ रहने का है। भरत कहता है अगर हम नहीं होते तो दद्दा तुम्हें कब का जला देते। फिर वो गोलू को पकड़कर पूछता है क्या तुम प्यार करती हो हमसे। गोलू कहती है हाँ, लेकिन भरत उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है झूठ बोल रही हो। फिर गोलू कहती है कि भरत त्यागी की झूठी जिंदगी तुम जी रहे हो। ये बात सुनकर वो अपनी गन निकाल लेता है और गोलू पर तान देता है। गोलू कहती है मारना ही है तो दद्दा को मारो, क्योंकि जब तक वो जिंदा है शत्रुघ्न त्यागी वापस अपने रूप में नहीं आ सकता। फिर भरत बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दोस्तों भरत त्यागी की एक वेब सीरीज पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जिसमें वो साइको किलर था जो अलग अलग लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज है, मौका मिले तो जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं भय मुक्त प्रदेश की एड शूटिंग चल रही थी। तभी मैडम के पास बीना त्रिपाठी का फोन आता है। वो कहती है मैं फोन चुराकर चुपके से फोन कर रही हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। तभी जब कालीन भैया और शरद शुक्ला की माँ शकुंतला दोनों कार्ड खेल रहे थे तो शकुंतला के पास भी बीना का फोन आता है। वो कहती है कि मैंने बहुत ही मुश्किल से फोन चुराकर फोन किया है, आप शरद से कहकर हमें यहाँ से निकालने का प्रबंध कीजिए प्लीज। अब बीना के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ शरद शुक्ला चड्डा से मिलने जाता है और पूछता है सिवान में दारू की डिलीवरी हुई या नहीं। चड्डा बताता है दारू तो भिजवा दी लेकिन वहाँ से पैसे नहीं आए। पूछने पर भरत त्यागी ने बताया कि पिछले महीने काम मंदा था। फिर शरद कहता है हम एक जरूरी काम निपटा कर आते हैं। दूसरी तरफ भरत त्यागी के पास उसके एक आदमी का फोन आता है। वो बताता है कि बॉर्डर पर पुलिस मिर्जापुर नंबर वाली गाड़ियों की अच्छे से चेकिंग कर रही है। भरत कहता है जरा मेरी बात कराओ उनसे, लेकिन वो बताता है कोई नया ही पुलिस वाला है और वो भी यूपी से। वो मान नहीं रहा। फिर भरत कहता है अगर तुमने मुंह खोला तो एसिड से नहला देंगे। फिर रात को शरद शुक्ला भरत त्यागी से मिलने आता है। शरद को भरत के स्वभाव में थोड़ा चेंज लगता है। फिर भरत कहता है सॉरी, दिमाग कहीं और चल रहा है।
शरद कहता है हम भी तो यही पूछने आए हैं कि धंधे के अलावा तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है। फिर वो पूछता है कि मुझे ये बताओ कि बदला लेकर कैसा फील होता है। मैं जानता हूँ गोलू को तुम ही गायब किए हो। भरत कहता है क्या फालतू बात करते हो, बोतल खोलते ही नशा हो गया क्या। शुक्ला पूछता है कि ये तो बता देते कैसे मारा उसको, क्या दद्दा को इसके बारे में पता है। आखिर तुमने छोटे भाई की मौत का बदला ले ही लिया, हम खुश हैं, लेकिन ऐसा करके तुमने हमारी पोजीशन को कमजोर कर दिया। फिर भरत कहता है तुम दोस्त हो इसीलिए लिहाज कर रहे हैं, अगली बार इस तरह के प्रश्न उत्तर किए तो दोस्ती का लिहाज नहीं करेंगे। हमारी डील गुड्डू और गोलू दोनों को ठोकने की हुई थी, लेकिन तुम उसका बाल भी नहीं पाड़ पाए। अगर आपसे नहीं होता तो हमें कहो, हम मिर्जापुर के अंदर घुसकर ठोक के आएंगे उसको। हम त्यागी हैं, किसी के बाप से नहीं डरते। फिर शरद कहता है कि मिर्जापुर की गद्दी पर अगर कोई चूहा भी बैठा होगा तो उस गद्दी की पावर इतनी है कि हम उसे छू भी नहीं पाएंगे। अगर उसको मारना है तो किसी और ही इलाके में मारना होगा। हम तुम्हें अपनी फैमिली समझते थे इसीलिए ये सलाह दिए, लेकिन अब ये सारे संबंध प्रोफेशनल होंगे और प्रोफेशनल बात ये है कि दारू का पैसा पेंडिंग है, भिजवा देना। फिर जब शरद अपने घर जाता है तो देखता है कालीन भैया उड़ती हुई मधुमक्खियों को देख रहे थे। शरद पूछता है क्या देख रहे हैं आप। कालीन भैया कहते हैं पत्थर मारने वाले की अदूरदर्शिता, वो शहद छोड़कर डंक खाने पर तुला है। लाला पूर्वांचल का सबसे बड़ा अफीम सप्लायर था और अब तुम उसे मारकर व्यापार की पूरी लगाम गुड्डू को थमा चुके हो। अब तक तो गुड्डू ने सप्लायर के साथ संबंध स्थापित कर लिए होंगे। अब एक काम करो, मुनव्वर को फोन करके बैठक बुलाओ और उनके आगे शांति का प्रस्ताव रखो। इससे सबको लगेगा कि तुम कमजोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखो, हम तुमसे वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। फिर शरद अपनी माँ को जाकर कहता है कि ताऊजी गुस्सा है हमसे। उसकी माँ बताती है कि वो गुस्सा नहीं है, डरे हुए हैं। जैसे ही उनकी फैमिली सेफ हो जाएगी किसी की भी फैमिली सेफ नहीं रहेगी। तभी गुड्डू के पास बैठक के लिए मुनव्वर का फोन आता है। गुड्डू कहता है क्यों, फट गई उसकी। मुनव्वर कहता है अगर आप नहीं आएंगे तो रुतबा आपका कम होगा। गुड्डू कहता है मना काहे करेंगे, बैठक का सम्मान करते हैं हम। मुनव्वर कहता है ये बैठक अमन शांति के लिए रखी गई है, इसलिए हमने सबसे ये दरख्वास्त की है कि अपनी तरफ से कुछ न कुछ तोहफा लेकर आए ताकि इससे हमारी एकता स्थापित हो। फिर सभी के सभी बाहुबली जौनपुर में इकट्ठा हो जाते हैं। वे सब अपने साथ कुछ न कुछ तोहफा लेकर आए थे, वो तोहफा जो उनके इलाके की खास पहचान है। फिर अंदर जाने से पहले उन सब की गन बाहर ही रखवा दी जाती है। शरद आए हुए सभी बाहुबलियों का स्वागत कर रहा था, लेकिन गुड्डू के आते ही वो अंदर चला जाता है। फिर शरद मीटिंग शुरू करता है। मुनव्वर देखता है शरद की माँ भी पर्दे के पीछे से सब कुछ सुन रही थी और उनके साथ में ही छुपकर बैठे हुए थे कालीन भैया। फिर कालीन भैया टोकरी में से पिस्ते उठाते हैं और उनको उसी श्रृंखला में जिचाने लगते हैं जिस श्रृंखला में बाहर बाहुबली बैठे हुए थे। शरद कहता है दुर्भाग्य से हमारे इलाके में मार्केट लिमिट से ज्यादा हो गई है। फिर एक बाहुबली कहता है कि इसका खामियाजा तो हम सब भुगत रहे हैं, कोई सोल्यूशन बताओ। फिर एक बाहुबली कहता है कि जब से गुड्डू को मिर्जापुर का कंट्रोल मिला है उसने उत्पात मचा कर रखा हुआ है। ये बात सुनकर कालीन भैया एक पिस्ता उठाकर शरद की तरफ रख देते हैं। फिर गुड्डू के साथ बैठा बाहुबली कहता है शुरुआत शरद ने की थी। फिर कालीन भैया एक और पिस्ता उठाते हैं और गुड्डू की साइड रख देते हैं। ऐसा करके वो ये अनुमान लगा रहे थे कि किसकी तरफ कितने बाहुबली है। फिर मुनव्वर समझदारी से काम लेता है और कहता है एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करो, हमारा आज का मुद्दा लड़ाई झगड़ा बंद करके व्यापार को बढ़ावा देना है। फिर एक बाहुबली कहता है देख लेना, मीटिंग खत्म होते ही ये दोनों फिर से खून खराबा करेंगे। शरद कहता है आप लोगों का कष्ट और कटाक्ष हम दोनों समझ रहे हैं, तनाव जौनपुर और मिर्जापुर के बीच में है, क्यों ना हम दोनों का क्षेत्र अलग कर दें। फिर सब लोग उनके साथ सहमति जताते हैं कि इन दोनों का एरिया बांट देना चाहिए, दोनों अपने अपने एरिया में खुश रहेंगे। दशहरे तक गद्दी के 2 हिस्से कर देने चाहिए, मिर्जापुर और जौनपुर। फिर मुनव्वर इस सहमति पर अपनी मोहर लगाता है। फिर गुड्डू कहता है सॉलिड दिमाग लगाए हो गुरु, एकदम चाणक्य टाइप। इंटेलिजेंट लोगों को समझने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बढ़िया डिसीजन है। अब हमें नीति नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, मैटर हम दोनों के बीच का है। कोई तीसरा घुसेगा तो उसका सत्यानाश होगा और तुम पश्चिम के पहरेदार दशहरा आने दो, तुम्हारी लंका में आग हमें लगाएंगे। फिर जाने से पहले गुड्डू अपनी तरफ से शांति प्रस्ताव का तोहफा रखता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कालीन भैया एक पिस्ता छीलते हैं और उसके अंदर का पिस्ता फेंककर खाली पिस्ता देखते हैं, यानी कि मीटिंग में दोनों को ही कुछ नहीं मिला। फिर सब बाहुबलियों के जाने के बाद शरद की माँ बाहुबलियों द्वारा लाए हुए तोहफे खोल कर देखती है। फिर वो गुड्डू द्वारा लाया हुआ तोहफा देखती है जिसमें चड्डा का सिर पड़ा था। चड्डा वही था जो शरद की अफीम और दारू सप्लाई किया करता था, यानी कि शरद का काला धंधा बंद। अगले सीन में हम देखते हैं दद्दा भरत से पूछता है कि दारू की सप्लाई में इतनी देरी काहे हो रही है। भरत कहता है कि देरी शरद की तरफ से है। फिर दद्दा कहते हैं कि एक झापड़ देंगे कान के ऊपर, बिना पेमेंट के कौन सप्लाई करेगा। छोटा चाहे कैसा भी था लेकिन बिजनेस का अच्छे से ध्यान रखता था, तुम एक भी काम ढंग से नहीं करते। अब तक तुमने गोलू का भी सिर लाकर नहीं दिया जिसकी वजह से छोटा मरा था। भरत कहता है तो ढूंढ रहे हैं ना, अब तक वो किसी को भी नहीं मिली। फिर दद्दा कहते हैं शायद वो शरद के पास है, तभी उसने गोलू का फायदा उठाकर गुड्डू के साथ संधि कर लिया है। फिर भरत दादा से फ्री हैंड मांगता है, लेकिन दद्दा की नजरों में उनके दोनों बेटे ही बेवकूफ थे। दद्दा कहते हैं कि लंबे आदमी का दिमाग उनके घुटनों में होता है। फिर वो भरत को लेकर अपनी वर्कशॉप पर जाते हैं। वहाँ उसने 3 आदमियों को बांध रखा था, जिसमें से एक वही था जिसके हाथ भरत ने गुड्डू को गलत इन्फॉर्मेशन देकर जौनपुर में बुलाया था। फिर दद्दा उनको टॉर्चर करता है। टॉर्चर करते समय 2 तो निपट लेते हैं, फिर तीसरा जबान खोलने ही वाला था। भरत दद्दा को कहता है अगर आप इसको भी मार देंगे तो कोई बोलेगा कैसे, आप बैठिए हम बुलवाते हैं। फिर भरत तीसरे वाले के कान में कहता है तुम चुप रहना, तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी मेरी। फिर वो भी उसको टॉर्चर करने लगता है, लेकिन उस खबरी को उल्टी आ जाती है। फिर भरत कहता है दद्दा इसको कछुए नहीं पता, इसको मारना समय की बर्बादी है। फिर दद्दा कहते हैं तुम हमारा एक लौता बेटा हो ना, वरना तुम्हारी नाकामयाबी पर हम तुमको भी कब का ठोक चुके होते। दोस्तों
दोस्तों दद्दा इन लोगों से ये उगलवाना चाहते थे कि गुड्डू के आदमियों को ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की कि कालीन भैया इनके ही अड्डे पर छिपा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी मुंह खोल देता कि ये सब भरत त्यागी का किया हुआ है तो आज भरत की खैर नहीं थी। फिर वो गोलू के पास जाता है और उसे अपने हाथ बांधने को कहता है। फिर वो कहता है कि हम गलत थे, हमारी पूरी फैमिली हमसे बहुत प्यार करती है। गोलू कहती है तुमसे नहीं बड़े से प्यार करती है। अगर तुम्हारे दद्दा को पता चल गया कि तुम बड़े नहीं छोटे हो तो तुम्हें मारने से पहले वो जरा सा भी नहीं झिझकेंगे। फिर वो गोलू को कहता है कि तुम्हारी जहरीली जुबान के कारण हमारी पूरी फैमिली बिखर गई है। फिर गोलू कहती है मारना ही है तो जान से क्यों नहीं मार देते, अब तुमको मर्द भी हम बनाए और मारने का गुदा भी हम ही दें। फिर भरत कहता है तुम्हें मार भी दें तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है। फिर गोलू कहती है अगर गुड्डू पंडित को पता चला कि तुमने हमें मारा है तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर भरत पूछता है तुम शुरू से ही गुड्डू की थी ना, तब भी जब तुम मेरे साथ रहा करती थी। गोलू कहती है हाँ मैं शुरू से ही गुड्डू की थी। फिर भरत खड़ा हो जाता है और कहता है बहुत दुविधा है, हमको तू चाहिए, तुमको गुड्डू चाहिए और गुड्डू को पूर्वांचल चाहिए, इसलिए अब किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो गोलू को ठोक देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं डंप यार्ड में एक जली हुई लाश मिलती है और ये लाश किसकी थी आगे देखोगे तो पता चलेगा। फिर रात को भरत त्यागी जब अपने घर जाता है तो उसकी आवाज से उसकी वाइफ उठ जाती है और देखती है भरत के हाथ में चोट लगी है। फिर वो उसके हाथ की मरहम पट्टी करती है। वो कहती है ध्यान रखा कीजिए अपना, हम सबको आपकी जरूरत है। फिर वो भरत के गले लग जाती है और फिर भरत भी उसे किस करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो और आगे बढ़ते भरत होश में आ जाता है और उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ डंप यार्ड में गुड्डू भैया भी पहुंच जाते हैं। फिर एक पुलिस वाला बताता है गुड्डू भैया फोन कपड़ा सब मैच कर लिया है, गोलू दीदी की गाड़ी भी पास में ही मिली है। फिर गुड्डू देखता है कि गोलू के पापा भी पास में ही खड़े हैं जिनके हाथ में गोलू की घड़ी थी। फिर जब गुड्डू उनके पास जाता है तो वो कहते हैं कि अब बोलने को कुछ नहीं बचा। फिर वो अपनी गन निकालते हैं और खुद को ही शूट कर लेते हैं। ये सब भरत त्यागी की चाल थी गुड्डू और शरद को आपस में लड़वाने के लिए। दूसरी तरफ रमाकांत पंडित कविराज रहीम से मिलने जाते हैं और पूछते हैं क्यों किया ऐसा। रहीम कहता है अच्छा ऑफर मिला था, जब हम बाहर थे तब तो परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए और अब अंदर है तो शायद परिवार के हालात कुछ अच्छे हो जाएं। इससे ज्यादा समझने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आप हम में अपने बेटे को मत खोजिए। उस रात गुड्डू नशा करके एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोलू के वियोग में वो इतना तड़प रहा था कुछ भी नहीं कर पाता। फिर अगले दिन वो अपनी माँ से मिलने जाता है, लेकिन माँ से बिना बात किए वापिस आ जाता है। दूसरी तरफ कालीन भैया शरद के पास जाते हैं और कहते हैं कि गोलू की बॉडी को बॉर्डर के पास फेंकने का एक ही कारण है और वो है गुड्डू को चैलेंज देना और 100% ये काम त्यागियों का है और वो गोलू को मारने का इल्जाम तुम पर डालेंगे। फिर शरद कहता है कि गोलू की मौत का ब्लेम लेने से बेटर है हम खुद ही उसकी मौत की जिम्मेदारी ले लें, इससे इलाके में हमारा भोकाल बढ़ेगा। कालीन भैया कहते हैं अगर तुम गोलू की मौत की जिम्मेदारी लोगे तो गुड्डू तुम पर अटैक करने आएगा। शेर को जाल में कैसे फंसाना है अब ये तुम पर निर्भर करता है, अब तुम क्या प्लान बनाओगे ये तुम जानते हो। फिर शरद शुक्ला लखनऊ में जाता है सीएम मैडम से मिलने। फिर वो उनको अपना प्लान बताता है जिससे पूरा प्रदेश भय मुक्त हो जाएगा। शरद कहता है अगर गुड्डू को नुकसान पहुंचाना है तो हमें उसकी ईगो हर्ट करनी होगी। गुड्डू भस्मासुर राक्षस की तरह है, पराया हो या परिवार हो, जिस पर हाथ रखा वो भस्म हो गया। हमें बीना त्रिपाठी और उसके बच्चे को जल्द से जल्द वहाँ से निकालना चाहिए। फिर गुड्डू जेल में अपने पिता से मिलने के लिए जाता है। उस समय जेल में किसी और को आने की मंजूरी नहीं थी क्योंकि ये किसकी खोपड़ी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। फिर जब उसके पापा वहाँ आते हैं तो वो अपने पापा को कहता है हम अकेले पड़ गए हैं, अब हमें खुद से ही घुटन होने लगी है, जो भी पास आता है निपट जाता है, आप कहाँ से लाते हैं इतनी हिम्मत, आप काहे नहीं टूटते। रमाकांत कहते हैं हम हमेशा गलत चीजों के पीछे भागते रहे, मुझे तुम्हें लड़ना नहीं प्यार करना सिखाना चाहिए था, शायद ये समझने में हमने बहुत देर कर दी, अब तुम्हारा दिल क्या कहता है। फिर गुड्डू कहता है ये मेरे हाथ, इनको जो भी दुश्मन दिखता है ये उसे मार देते हैं, हमें मारना ही तो आता है। फिर रमाकांत कहते हैं यहाँ आकर हमने एक ही बात सीखी है, सर्वाइवल के लिए तुम्हें जो भी जरूरी लगे वो करो और जो करो खुल के करो। अब हमने भी सारी उम्मीदें छोड़ दी है। अगले सीन में हम देखते हैं आईजी अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाता है। फिर वो एक हवलदार को कहता है गुड्डू पंडित से कहो मुझसे आकर मिले। हवलदार कहता है कि गुड्डू भैया की इजाजत के बिना उनसे कोई नहीं मिल सकता। उस समय गुड्डू भैया अपने आदमियों को प्रेरित करने जाते हैं और कहते हैं सारा शहर हमें गुंडा कहकर बुलाता है, यानी जिंदगी से मौत तक ले जाने वाला कर्मचारी, तो तुम सब लोग भी गुंडे बनो, हमें जौनपुर जाना है, जितना असला चाहिए ले लो, हमें जौनपुर को शमशान बनाना है, वहाँ किसी की भी शक्ल पसंद ना आए तो उसे ठोक दो। तभी गुड्डू के पास उसका एक खास आदमी आता है और कहता है कि फैक्ट्री के गेट के पास पुलिस की 2 गाड़ियां इंतजार कर रही हैं। फिर उन गाड़ियों को फैक्ट्री के अंदर आने दिया जाता है। फिर उनमें से एक गाड़ी में से आईजी साहब बाहर निकलते हैं और फैक्ट्री के अंदर चेकिंग के लिए जाते हैं। फिर वे गुड्डू भैया से जाकर मिलते हैं। गुड्डू पूछता है आप काहे भटकते हुए यहाँ आए हैं, हमारी कालीन फैक्ट्री में से अगर कुछ चाहिए तो बताओ। फिर आईजी कहता है पोस्टमैन है हम, वो भी बहुत महंगे वाले। फिर वो गुड्डू की बात सीएम मैडम से करवाता है। मैडम कहती है कि बीना त्रिपाठी और उसके बेटे को तुमने होस्टेज बना रखा है, तुम उन्हें हमें सौंप दो और बदले में हम वादा करते हैं तुम्हारे पिता को फांसी नहीं होगी। गुड्डू कहता है सभी जिलों का भार सीएम पर होता है, लगता है कि आप एक जिले का भार कुछ ज्यादा ही उठा रही हैं। बीना त्रिपाठी कोई गुलदस्ता नहीं है
जो हमारे घर सजी पड़ी है, हम ना होते तो वो बचती नहीं। मैडम कहती है हम तुम्हें मिर्जापुर में घुस के मार सकते हैं, लेकिन हमें एक ही चीज रोक रही है और वो है हमारी फैमिली की सेफ्टी। गुड्डू कहता है कि जनता के हित में निर्णय लेने का काम आपका है, इसलिए आप जो चाहे कर सकती हैं। तभी गुड्डू की बहन डिम्पी बताती है कि जज साहब का ट्रांसफर हो गया है और लखनऊ से नए जज बुलाए गए हैं। पापा की हियरिंग इसी हफ्ते में होगी। अब तो पापा को बचाना नामुमकिन सा लग रहा है। अगले दिन सुबह जब दद्दा और भरत खाना खा रहे थे तो भरत की माँ कहती है कि हमें शरद कुछ ठीक नहीं लग रहा, जितना जल्दी हो सके उससे दूरी बना लो। फिर भरत अपने पापा से कहता है कि कब तक हम सिवान में ही बिजनेस करते रहेंगे। आजकल पूर्वांचल में बहुत उथल पुथल चल रही है, हमें वहाँ पर अपना धंधा बढ़ाना होगा। फिर दद्दा कहते हैं कि हमारा सारा काम ही इलीगल है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ने में ही समझदारी है। भरत कहता है आप एक बात भूल गए हैं, सिर्फ गोलू मरी है, गुड्डू नहीं। हमारा बदला अभी भी अधूरा है। जब तक पूर्वांचल में हम अपना दबदबा नहीं बनाएंगे ना, कछु नहीं होगा। फिर उसकी माँ कहती है ये हुई ना बात, एक बिहारी सब पर भारी। अगले दिन गुड्डू के पापा की पेशी थी, इसलिए कोर्ट के चारों तरफ पुलिस तैनात की गई थी, वर्दी में भी और सिविल ड्रेस में भी। दूसरी तरफ भरत त्यागी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है और उसकी पत्नी गिन्नी उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि उसे शक था कि ये आदमी कुछ गड़बड़ है। फिर वो उसके पीछे पीछे चुपके से उस बिल्डिंग में भी चली जाती है जहाँ उसने गोलू को बंद किया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यूपी बॉर्डर पर जो लाश मिली थी वो गोलू की नहीं किसी और की थी। दूसरी तरफ कोर्ट में जज साहब आ जाते हैं। उनके आने से कुछ लोग तो खड़े भी नहीं होते। फिर जब वहाँ पर गुड्डू भैया आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। जज भी गुड्डू भैया का रुतबा देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जब भरत गोलू को खाना देकर वहाँ से जाने लगता है तो वो अपनी पत्नी को देख लेता है। उसकी पत्नी पूछती है ये लड़की कौन है और इसको ऐसे बांध कर क्यों रखा गया है। फिर गोलू कहती है ये तो तुम्हारी भाभी है ना शत्रुघ्न। फिर शत्रुघ्न कहता है भाभी एक बार मेरी बात सुनिए, लेकिन गिन्नी त्यागी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर वो अपनी भाभी को पकड़ लेता है और उनको भी जबरदस्ती रूम में ही बंद कर देता है। फिर वो रूम को बाहर से लॉक कर देता है और कहता है भाभी हम आपको लेने के लिए अभी आ रहे हैं। दूसरी तरफ जज साहब रमाकांत पंडित से पूछते हैं क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, लेकिन वो मना कर देते हैं। उस समय गुड्डू के आदमी हथियार सहित वहाँ पर आए हुए थे ताकि जैसे ही गुड्डू के पापा को सजा सुनाई जाए वो उन्हें अगवा कर ले। लेकिन जब जज साहब उन्हें सजा सुनाने लगते हैं तो रोबिन खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्रोसिक्यूशन शुरू से ही झूठा केस लड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि एसपी मौर्य उस दिन गुड्डू पंडित को पकड़ने के लिए ही वहाँ गए थे और मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि गुड्डू पंडित के सारे काले धंधे और ब्लैक मनी का प्रूफ हमने ही उन्हें दिया था। प्रोसिक्यूशन और पुलिस कोर्ट में ये बात छुपा रहे हैं। हो सकता है कि एनकाउंटर की बात भी छुपा रहे हो। हम कोर्ट को सारे सबूत देने के लिए तैयार हैं। फिर ओपोजिशन वकील गुस्सा करने लगता है कि अगर तुम्हारे पास सबूत थे तो आज तक तुमने वो कोर्ट में पेश क्यों नहीं किए। अब जनता भी सही फैसले के लिए शोर मचाने लगती है। फिर मजबूरी में जज साहब फैसले को अगली तारीख तक होल्ड कर देते हैं। रोबिन का बीच में बोलना रमाकांत पंडित को अच्छा नहीं लगता क्योंकि इससे गुड्डू उसका दुश्मन बन सकता था और होता भी शायद ऐसे ही है। फिर मैडम के पास आईजी का फोन आता है। वो बताता है कि हमारा प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, गुड्डू ने कोर्ट में कोई बवाल ही नहीं किया, इसलिए हम उसे पकड़ नहीं पाए। फिर रात को एक पुलिस वाला रोबिन को उसके घर छोड़ने जाता है। उस समय गुड्डू अपनी कार में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। फिर गुड्डू भी घर में आ जाता है। फिर वो उन सबकी एक फैमिली फोटो खींचता है। रोबिन कहता है गुड्डू भैया आप भी आ जाइए ना, आपके बिना कैसी फैमिली फोटो। गुड्डू कहता है नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ी ना है राजा बेटा। फिर रोबिन कहता है भैया हम जानते हैं आप हमसे गुस्सा है क्योंकि हमने आपको धोखा दिया। गुड्डू कहता है तुमको सब पता था, व्यापार का भी और परिवार का भी। रोबिन कहता है अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर दीजिए। फिर गुड्डू उसके कान मरोड़ कर कहता है हमारा एक ही छोटा भाई था और वो था बबलू पंडित। फिर उसकी माँ कहती है गुड्डू तुम जाओ यहाँ से। फिर गुड्डू कहता है अगर ये अपना रंडापा ना करता तो पापा जेल में ना गए होते और हम भी रहते परिवार से दूर, लेकिन इनको तो अपनी औकात दिखानी थी। ये बात सुनकर रोबिन को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है औकात पर मत जाइए, इस समय हमारी औकात आपसे बड़ी है। आप देखिए मेरे साथ सब है और आपके साथ कोई भी नहीं है। ले देकर एक गोलू थी और अब तो आपने उसे भी खो दिया। हमने वार्न किया था उसे लेकिन रोक नहीं पाए। ये बात सुनकर गुड्डू को गुस्सा आ जाता है और वो रोबिन को पकड़कर उसकी आंखें फोड़ देता है और उसे मार देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड में हम देखते हैं भरत अपने घर में कपड़े पैक कर रहा था। फिर उसकी माँ पूछती है कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। भरत कहता है हम अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन घूमने जा रहे हैं, तब तक मुन्नी आपके पास रहेगी। फिर उसकी माँ उससे पूछती है सच सच बताओ क्या बात है। भरत कहता है आप नहीं समझेंगी। उसकी माँ कहती है एक बार बताकर तो देखो। भरत कहता है क्या आप समझेंगी, हम बड़े नहीं छोटे हैं। उसकी माँ कहती है कि ये बात तो हम पहले से ही जानती थी, लेकिन एक बात का फैसला तुम्हारा होगा कि तुम्हें भरत बनकर रहना है या शत्रुघ्न। शत्रुघ्न सबका लाडला था लेकिन भरत पर जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ गिन्नी गोलू से पूछती है कौन है आप, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ चल क्या रहा है। फिर गोलू कहती है हम हैं गोलू जिस पर तुम्हारे शत्रुघ्न लट्टू हैं। गिन्नी कहती है क्यों बकवास कर रही हो, गोलू को तो शरद ने कब का जिंदा जलाकर बॉर्डर पर फेंकवा दिया, अब क्या आप बताइएगा यहाँ चल क्या रहा है। गोलू कहती है जो चल रहा है वो जरूरी नहीं है, जो होने वाला है वो जरूरी है। वो दरवाजा जैसे ही खुलेगा तुम्हारी और मेरी मौत पक्की है क्योंकि आप शत्रुघ्न की सच्चाई जान गई हैं, इसलिए अब वो हम दोनों को ठिकाने लगा देगा। शत्रुघ्न प्यार करता है हमसे और देख लो उसने मेरा क्या हाल किया है।
फिर गोलू अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है और इस काम में गिन्नी भी उसका साथ देती है। फिर वे दीवार में से किले को उखाड़ लेते हैं। फिर गोलू कहती है वो जब भी आए उसका ध्यान भटका कर रखना, हमें यहाँ से सेफ निकलना है। फिर गोलू अपनी हथकड़ी को वापस दीवार में अटका देती है और पास में पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा उठा लेती है। तभी शत्रुघ्न त्यागी भी गन लेकर अपने घर से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले गुड्डू की माँ से पूछते हैं, क्या आप बता सकती हैं रोबिन को किसने मारा? फिर वो गुड्डू का नाम ले देती है और फिर पुलिस वालों का एक काफिला गुड्डू को पकड़ने के लिए हवेली में पहुंच जाता है। आईजी तो कब से इंतजार कर रहा था कि कब गुड्डू कोई गलती करे और उसे पकड़ने का मौका मिले। उस समय गुड्डू अपने रूम में बैठा था और पश्चाताप की आग में जल रहा था। फिर आईजी साहब उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर जरीना आ जाती है और बीना त्रिपाठी और उसके बेटे को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ जेपी यादव टीवी में मैडम माधुरी की पार्टी की एड देख रहे थे। फिर वो कहते हैं ये काम जरीना का है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब समय आ गया है, हमको यहाँ से निकलना चाहिए। ये बात सुनते ही उसका जमुरा उसको काट लेता है और कहता है कि आपने ही आदेश दिया था कि हम जब भी यहाँ से बाहर निकलने का नाम ले तो काट लेना। जब तक मैडम की सरकार नहीं गिर जाती तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। फिर जेपी यादव कहता है हम नहीं जाएंगे, तुम जाओगे। इतने में जरीना बीना त्रिपाठी को लेकर सीएम मैडम के घर पहुंच जाती है और फिर वहाँ पर उनको रहने के लिए एक अलग रूम दिया जाता है। तभी सीएम मैडम मिलने के लिए शरद शुक्ला को बुलाती है और बताती है कि गुड्डू हमारी हिरासत में है। फिर वो खुशी के मारे मैडम को गले से लगा लेता है। फिर वो मैडम से पूछता है कि आप गुड्डू को हमें कब सौंप रही हो? फिर मैडम कहती है कि सिस्टम अपना काम कर रहा है, हम है ना संभालने को। शरद कहता है उसका हमारे हाथों से मरना जरूरी है ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। फिर मैडम कहती है कि मुन्ना ने अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने दिया, तभी हमने उसे खो दिया। अब हम आपको नहीं खोना चाहते। फिर वो मैडम का हाथ पकड़कर कहता है हमारा कल कैसा होगा वो आज पर निर्भर करता है। अगले सीन में हम देखते हैं जरीना अपने लिए नई साड़ी लेने जाती है। तभी उसके फोन पर बार बार किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा था लेकिन वो नहीं उठाती। वो फोन जेपी यादव का जमुरा मृदुल मिला रहा था। फिर वो जरीना के पीछे पीछे चेंजिंग रूम के बाहर तक पहुंच जाता है और बताता है कि मैंने आपको कई बार फोन किया लेकिन आपने पिक नहीं किया। एक बड़ी पार्टी होने वाली है, प्राइवेसी होगी फुल और सर्विस चाहिए पर्सनल। फिर वो नोटों से भरा हुआ बैग मैडम के पास खिसका देता है। दूसरी तरफ मैडम गुड्डू से मिलने जाती है और कहती है कि बहुत ही मुश्किल से पकड़ा है तुम्हें, अब तुम सरकारी मेहमान बनकर रहोगे। गुड्डू कहता है बदला हमारा मुन्ना से था, आपसे नहीं। फिर मैडम कहती है कि तुम्हारे गुस्से की वजह से ही तुम्हारे पास जो कुछ भी था सब बर्बाद हो गया है। गुड्डू कहता है हमने आज तक जिन जिन लोगों को भी मारा वे सब हमें दिखते हैं, मुर्दों की टोली हमेशा हमारे साथ साथ चलती है और मुन्ना को तो हम हर रोज मारते हैं और ऐसे ही जिंदगी भर मारते रहेंगे। फिर मैडम कहती है तुमसे मिलकर हम एक बात तो जान गए कि मन की शांति बहुत जरूरी होती है। जो तुम्हारा बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग तो तुम पर सबसे पहला हक शरद शुक्ला का बनता है। फिर जाते जाते मैडम ऑर्डर देती है कि इसको खूब मारिए लेकिन ये मरना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ शत्रुघ्न त्यागी गुस्से में उसी बिल्डिंग में जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसकी भाभी कहती है छोटे हमें जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर वो गुस्से में कहता है भरत है हम, छोटे का कुछ अंश अभी भी बाकी रह गया था हमें, लेकिन आज हम उसे भी पूरी तरह से मार देंगे। फिर वो अपनी भाभी को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर जब गोलू बोलने की कोशिश करती है तो भरत गोली चलाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। फिर जब उसकी भाभी बाहर जाने लगती है तो गोलू अपना हाथ छुड़ा लेती है और कांच से उसकी भाभी का हाथ काट देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। भरत उस पर गोलियां चलाता है लेकिन वो बच जाती है। उस समय वो अपनी भाभी को भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसके हाथ की नस कट गई थी और उसके कारण बहुत सारा खून बह गया था। फिर एक गोली गोलू के भी कंधे पर लग जाती है और वो घायल अवस्था में ही वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ गुड्डू को भी बड़ी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ एक से बढ़कर एक खूंखार गुंडे बंद थे। फिर वहाँ पर मौजूद बाकी के सेल खोल दिए जाते हैं और ऑर्डर दिया जाता है कि मारो इसे, बस इसकी सांसें नहीं रुकनी चाहिए। सबको एक हफ्ते की बिरयानी पक्की। फिर सब गुड्डू को पकड़कर खूब धोते हैं। गुड्डू भी ताकतवर इंसान था इसलिए वो अकेला ही उन सब का डटकर मुकाबला करता है। काफी देर की लड़ाई के बाद सब अधमरे हो जाते हैं। पुलिस वाले उस समय बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे। फिर जेलर आवाज लगाता है मीठा भी मिलेगा क्योंकि वो ये बात डोंगरीला को उठाने के लिए बोल रहे थे। फिर वहाँ डोंगरीला आता है और गुड्डू को दीवार के साथ मार मार कर बेहोश कर देता है और फिर वो उसे उठाकर पलंग पर फेंक देता है। फिर वो गुड्डू को घसीट कर बाहर ले जाता है और बाहर जाते ही बाकी के कैदी उसको लाते मारने लगते हैं। फिर जेलर सीटी बजाकर उन सबको सेल में जाने को कहता है। तभी शरद की माँ उससे पूछती है अब तुमने आगे क्या सोचा है? शरद कहता है कि हमें मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के बाद सत्ता के नए नियम बनाने होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं गुड्डू की बहन अपने पिता से मिलने जेल में जाती है और उसके पिता रमाकांत कहते हैं बेटा जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर वो कहती है पापा दोष आपका है, दरअसल गुड्डू पंडित आपकी और सिस्टम की गलती है, इसलिए हम उस जैसे हर इंसान को उसकी सही जगह पर पहुंचा कर रहेंगे। आपके पास गुड्डू के खिलाफ जो भी सबूत है वे आप मुझे दे दीजिए। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन सिस्टम पर भरोसा करने की गलती तुम बिल्कुल मत करना। फिर घर जाकर वो अपने पिता की सूटकेस में से सभी पेपर्स चेक करती है और फिर उसे ये भी पता चलता है कि सीएम माधुरी के पिता की मौत के पीछे शरद शुक्ला का हाथ था। उनकी मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। अब लास्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं गुड्डू भैया की लेबर स्ट्राइक पर थी क्योंकि उनको अपने काम की लेबर नहीं मिली थी। तभी वहाँ पर गोलू आ जाती है। उसको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि सभी उसको मरा हुआ समझते थे। अब गोलू के आते ही सभी वर्कर्स फिर से काम पर चले जाते हैं। फिर गोलू अपनी शक्ल सूरत सुधारती है और अपने हाथ पर बंधी हुई हथकड़ी काटती है। फिर उसके आदमी उसे वो सब कुछ बताते हैं जो उसकी गैर हाजिरी में हुआ, यानी गोलू के पापा भी नहीं रहे थे और गुड्डू भैया भी जेल चले गए थे। अपने पापा की न्यूज पढ़कर गोलू रोने लगती है। फिर वो सत्या के पास फोन करती है और कहती है जेपी यादव के साथ मीटिंग फिक्स करवाओ, पैसा रेडी है।
दूसरी तरफ मृदुल जरीना को लेकर वाराणसी में जेपी यादव के पास जाता है। जब वहाँ जेपी यादव आता है तो जरीना घबरा जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था मृदुल जेपी के पास लेकर आया है। फिर जेपी कहता है आप घबराइए मत, अब हम आध्यात्मिक हो गए हैं, मन मुटाव जैसी चीजों से हम काफी ऊपर उठ चुके हैं। जरीना कहती है मैं जानती हूँ आप माधुरी की सरकार को गिराना चाहते हैं, तभी तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ। जेपी कहता है तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, कितने में बिकेंगी आप? हमें माधुरी और उसकी सरकार खत्म करनी है। फिर जरीना कहती है आप इतनी जिद कर रहे हैं तो माधुरी की सरकार गिराने का जिम्मा हमारा, लेकिन शर्त यह है कि सीएम हम बनेंगे, कुशवाहा नहीं। फिर जेपी कहता है गांव बसाना ही भिखारी पहले आ गए, कैश की बात हुई थी और वो मैंने पहले ही भिजवा दिया है। फिर अगले दिन सुबह सीएम मैडम एक भाषण में लोगों को संबोधित कर रही थी। दूसरी तरफ जरीना बहुत सारे एमएलएस को लेकर जेपी यादव के पास जा रही थी। तभी उसके पास कुशवाहा का फोन आता है। वो पूछता है क्या हुआ? एमएलएस को लाने में काफी देर लग गई। जरीना कहती है काम बहुत रिस्की है, इसलिए समय तो लगता ही है, बस 4-5 किलोमीटर बचे हैं, पहुँच ही रहे हैं। आधे घंटे बाद कुशवाहा फिर से फोन करता है और पूछता है आपके 4-5 किलोमीटर खत्म नहीं हुए क्या? फिर जरीना कुशवाहा की बात शरद से करवाती है। शरद कहता है अब यहाँ से मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। अब अपनी इसी कपकपाती आवाज से जेपी यादव को एक मैसेज पहुंचाइए कि आप लोग माधुरी के ओपोजिशन में हैं, यानी कि हमारे भी, इसलिए वो जिस भी बिल में छुपा है वहीं छुपा रहे, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। फिर शरद शुक्ला सभी एमएलएस को कहता है आप सबकी लॉयल्टी की कीमत जेपी यादव ने लगाई थी और आपकी जान की कीमत हम लगाएंगे। फिर वे जेपी यादव को फोन करके सब कुछ बता देते हैं। अब सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न के मैडम माधुरी अपने पिता की मूर्ति का उद्घाटन करती है। फिर रात को गोलू जेपी यादव के पास जाती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो मृदुल कहता है आप खाली हाथ आई हैं, जेपी यादव आपसे नहीं मिलेंगे। फिर गोलू कहती है यादव जी से पूछो, सारी जिंदगी इसी तरह बनवास काटना है क्या? हम उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे। फिर वहाँ जेपी यादव आता है और कहता है कि डील सिंपल थी, एडवांस लाओगी तभी हम बात सुनेंगे। गोलू कहती है कि पैसा सिर्फ एहसास देता है, लेकिन असली पावर बाहुबल में होती है। माधुरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना है तो आपके अकेले की बस की बात नहीं है। हमने त्रिपाठियों को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है, वो भी उसी के इलाके से। आपकी सभी प्रॉब्लम्स का एक ही हल है और वो है गुड्डू पंडित, जो कि फिलहाल जेल में है। दूसरी तरफ गुड्डू की बहन डिम्पी माधुरी मैडम को वो सबूत दे देती है जिससे ये साबित हो जाता है कि उनके पिता का मर्डर शरद शुक्ला ने करवाया था। फिर मैडम उससे ये सबूत देने का कारण पूछती है। डिम्पी कहती है कि मैं चाहती हूँ गुड्डू जैसे सभी बाहुबलियों को सजा हो जाए, क्योंकि क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, अपना या पराया नहीं। फिर रात को मैडम शरद शुक्ला को मिलने के लिए बुलाती है। फिर शरद बताता है कि हमने सभी एमएलए को सेट कर दिया है, कोई भी एमएलए ओपोजिशन में नहीं जाएगा, तुम निश्चिंत होकर भय मुक्त प्रदेश पर काम कर सकती हो। फिर माधुरी उससे पूछती है कि तुमने तो अपने जीवन में कई मुश्किल डिसीजन लिए होंगे, अगर तुम बताना चाहते हो तो बता सकते हो। तुमने जो भी किया है वो तुम्हारा पास्ट था, तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ भी नहीं बदलेगा। शरद को मैडम की ये बात थोड़ी अजीब लगती है। फिर शरद कहता है कि हमारा आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि अब हम आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। फिर वो बताता है कि कालीन भैया अभी भी जिंदा है और हमारे ही साथ है, लेकिन शरद को ये नहीं पता था कि माधुरी उससे कुछ और ही सुनना चाहती है। उसे लग रहा था शायद माधुरी को कालीन भैया के बारे में पता चल गया है, तभी वो ऐसी बातें कर रही है। फिर माधुरी कहती है हमें अपने ससुर कालीन भैया से मिलना है, प्लीज उनसे मिलने का प्रबंध करवाइए। फिर माधुरी अपनी सास के पास जाती है, लेकिन उसकी सास तो अलग ही कहानी छेड़कर बैठ जाती है। वो कहती है कि हम मिर्जापुर चलाना चाहते हैं अपने लल्ला के लिए, क्योंकि उसकी असली विरासत तो वही है। फिर माधुरी कहती है हो सकता है पापा जी अभी जिंदा हो। बीना कहती है कहाँ जिंदा होंगे, छाती में 3 गोली खाए थे। माधुरी पूछती है आपको कैसे पता चला? उनको 3 गोलियां लगी थी। बीना कहती है हमने गुड्डू और गोलू को बात करते सुना था। फिर माधुरी कहती है आप तैयारी कर लीजिए, आप और लला को वापस उसी घर में भिजवा देंगे। दूसरी तरफ जेपी यादव होम मिनिस्टर सोलंकी के पास जाता है। सोलंकी कहता है कि अपनी तरह मेरा भी करियर खत्म करना चाहते हो क्या? इस समय मेजोरिटी, पैसा और बाहुबल, ये सब कुछ तो माधुरी के पास है, हमारे पास क्या है? जेपी यादव कहता है अगर बाहुबल हमारे साथ हुआ तो ये मेजोरिटी और पैसा खुद हमारे पास आ जाएगा। सोलंकी पूछता है अब ऐसा कौन सा बाहुबली बचा है जो आपके लिए काम करेगा? जेपी यादव कहता है एक, और वो हमारे साथ ही आई है। फिर वो गोलू को अंदर बुलाते हैं। फिर वो वहाँ पर क्या खिचड़ी पकाते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। तभी जौनपुर में शरद शुक्ला कालीन भैया के पास जाता है। शरद कहता है कि पूर्वांचल को लेकर हमने जितने भी समीकरण बिठाए थे सब फिट बैठ गए हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि अंत में हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों। जो दुश्मनी हमारे पापा जी ने बाबूजी के ऊपर अटैक करके शुरू की थी, हम उसे आपकी जान बचाकर खत्म करना चाहते थे। अब समय आ गया है कि आपकी विरासत को हम अपने वर्चस्व से आगे बढ़ाएं। फिर कालीन भैया कहते हैं कि हम तुम्हें वचन दे चुके हैं कि गद्दी पर तो तुम ही बैठोगे और हम ही तुम्हें वहाँ बिठाएंगे। बैठक बुलाने का समय आ गया है। फिर शरद बताता है कि माधुरी को भी पता चल गया है आप जिंदा है। कालीन भैया कहते हैं कि माधुरी पर ट्रस्ट करने की गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन शरद कहता है हमें उस पर ट्रस्ट है। माधुरी आपसे एक बार अकेले में मिलना चाहती है। फिर वो माधुरी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो माधुरी से मिलते हैं तो बताते हैं कि शरद ने हमारे साथ जो कुछ भी किया हम उसे भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। हमने शरद को वचन दिया है कि हम उसे उस गद्दी पर बिठाएंगे। फिर माधुरी कहती है कि आपने हमें कभी अपनी बेटी नहीं माना, इसलिए आपको अगर अपनी फैमिली और गुड्डू पंडित चाहिए तो आप वही करेंगे जो हम आपको कहेंगे। अब माधुरी सीएम की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए उनका दिमाग एक गुंडे के दिमाग से तो ज्यादा ही चलता होगा। अब उसकी क्या प्लानिंग थी ये आपको आगे पता चलेगा। फिर वो समय आ जाता है जब फिर से बाहुबलियों की मीटिंग रखी जाती है, लेकिन ये मीटिंग मुनव्वर ने रखी थी। फिर
फिर मुनव्वर वहाँ पर आए हुए सभी बाहुबलियों का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आज हम पूर्वांचल का कार्यभार किसी के कंधों पर डालना चाहते हैं, क्या किसी को ऐतराज है? फिर सभी बाहुबली कहते हैं हमें कोई ऐतराज नहीं। फिर मुनव्वर कहता है कि हकीम साहब ने फैसला किया है कि वो गद्दी की रिवायत को बरकरार रखेंगे जब तक पूर्वांचल में हालात तसल्ली बख्श नहीं हो जाते। पूर्वांचल पश्चिम की हिफाजत में रहेगा, हर फैसले पर पश्चिम की मोहर लगाना जरूरी होगी। फिर शरद कहता है मुनव्वर मियाँ, जिस क्षेत्र में आप मेहमान बनकर आए थे उसका मालिक बनने का सपना कब देख लिए? पूर्वांचल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, छत्र छाया में तो हमेशा आप ही लोग रहे हैं, भूल गए? तभी वहाँ पर कालीन भैया की एंट्री होती है। फिर सभी गुंडे कालीन भैया को देखकर उनके आगे झुक जाते हैं जैसे उन्होंने यमराज को देख लिया हो। फिर जब कालीन भैया बाहुबलियों के सामने आते हैं तो सभी उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कालीन भैया पूछते हैं भूल तो नहीं गए हमें? फिर मुनव्वर भी कालीन भैया को सलाम ठोकता है और कहता है कि चलो दावेदारी का मुद्दा ही खत्म हुआ, कालीन भैया गद्दी पर विराजमान हो और पूर्वांचल की कमान फिर से संभाली। कालीन भैया कहते हैं कि ये गद्दी बाबूजी और हमने बनाई थी, वरना आप लोगों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। इस गद्दी की गरिमा इस पर बैठने वाले से होती है जो इसकी गरिमा को बढ़ाए, जो कठोरता से निर्णय ले और संयमता से दंड दे। और हमारी दृष्टि में एक ही ऐसा आदमी है जो हमारा प्रतिबिंब है, शरद शुक्ला। आज से यही है किंग ऑफ मिर्जापुर। ये बात सुनकर मुनव्वर मियाँ का चेहरा उतर जाता है। फिर जब शरद कालीन भैया के पास जाता है तो कालीन भैया कहते हैं हमें बेहद दुख है कि ये आखिरी किंग ऑफ मिर्जापुर होंगे। ये कहकर वो शरद के पेट में 2 गोली चला देते हैं। फिर जब मुनव्वर गुस्से में उठता है तो कालीन भैया उसको गले से पकड़ के सभी बाहुबलियों को ठोकने लगते हैं। इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और रहे सहे बाहुबलियों को ठोक देती है। अब हो गया था प्रदेश भयमुक्त और यही तो सीएम माधुरी की कालीन भैया से डिमांड थी। फिर कालीन भैया मुनव्वर को भी ठोक देते हैं। तभी गिरता पड़ता शरद शुक्ला उठता है। आईजी उसे ठोकने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन कालीन भैया उसे रोक देते हैं। फिर वो रेंगता हुआ कुर्सी की तरफ जाने लगता है क्योंकि मरने से पहले वो एक बार कुर्सी पर बैठकर अपना सपना पूरा करना चाहता था। फिर कालीन भैया सहारा देकर उसे कुर्सी पर बिठाते हैं और उसका कंधा थपथपाकर वहाँ से चले जाते हैं। वो पुलिस वालों को भी अपने साथ ले जाते हैं। शरद अब भी जिंदा था और फाइनली वही था नेक्स्ट किंग ऑफ मिर्जापुर। फिर माधुरी मैडम कालीन भैया को उसका परिवार लौटा देती है। हालांकि बीना कालीन भैया के पास जाना नहीं चाहती थी और न ही उसे कालीन भैया को जिंदा देखकर कोई खुशी होती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी, इसलिए उसे कालीन भैया को स्वीकार करना ही पड़ता है। फिर कालीन भैया गुड्डू पंडित से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। जब सेल खोलकर उनको गुड्डू भैया के पास ले जाया जाता है तो वो देखते हैं कि गुड्डू की जगह वहाँ पर कोई और ही आदमी लेटा है, यानी कि गुड्डू वहाँ से भाग गया था। अब अंत में हम देखते हैं कुछ आदमी गुड्डू को लेकर एक नदी किनारे जाते हैं। वहाँ पर एक नाव गुड्डू का इंतजार कर रही थी। फिर जब गुड्डू नाव के ऊपर सवार होते समय गोलू को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। फिर वो गुड्डू को छू कर देखता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। एंड में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने कंधे पर हथौड़ा लिए खान साहब के पास जाता है। फिर वो खान साहब के पास जाकर कहता है आपसे कोई मिलने आया है। फिर खान साहब जाकर देखते हैं कि बीना त्रिपाठी की नौकरानी उससे मिलने आई थी। फिर वो खान साहब को कहती है भाभी आपसे बात करना चाहती है, और वो खान साहब कोई और नहीं बल्कि मकबूल था जो कालीन भैया का बॉडीगार्ड हुआ करता था। बीना त्रिपाठी ने उसके साथ मिलकर कालीन भैया के बाबूजी को मारा था। शायद अब वो कालीन भैया को भी मरवाना चाहती थी। तो दोस्तों मिर्जापुर वेब सीरीज का 3rd सीजन यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें इसके 4th सीजन का इंतजार रहेगा। आशा करता हूँ इसका 4th सीजन जल्द ही आ जाए और जैसे ही इसका 4th सीजन आया मैं उसको एक्सप्लेन करके आपके लिए लेकर आऊंगा। तो भाई लोग आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी नई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम फिर मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। और 3 लाख पूरे करवा दियो।